हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष फैमिली। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो देखो, अपन इंडक्शन मशीन के बारे में लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके थे। जो कंस्ट्रक्शन है या फिर आपके पास में टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वहां तक का मैं आपको सारा रिवीजन करवा चुका था, है ना। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके बाद में आगे और क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखना आपके पास में लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मशीन। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास में लॉसेज एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपके पास में लॉसेज एंड एफिशिएंसी। लॉसेज एंड एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी। तो अगर अपन लॉस एंड एफिशिएंसी की अगर बात करें अगर अपन, तो देखो लॉस कौन कौन से होते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, या आपको एग्जाम के अंदर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए लॉस और एफिशिएंसी के बारे में, तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके पास में क्या था, स्टेटर। ये है आपके पास में स्टेटर, और यहां पर आपके पास में क्या है, ये है आपके पास में रोटर। मैंने आपको ये बोला था कि स्टेटर एंड रोटर के बीच में क्या होता है, यहां पर एयर गैप रहता है। तो ये अपना एयर गैप हो गया। तो ये है मेरे पास में स्टेटर, और स्टेटर को अपन यहां से सप्लाई देके चलेंगे, इधर से 3 फेज सप्लाई। तो यहां से मैं 3 फेज इनपुट देके चल रहा हूं, 3 फेज इनपुट, 3 फेज इनपुट। और ये जो कौन सा पार्ट है, ये आपके पास में है स्टेटर। नेक्स्ट ये जो पार्ट है, ये आपके पास में क्या है, रोटर। और यहां पर क्या होगी आपके पास में शाफ्ट, और यहां पर क्या कनेक्ट करेंगे अपन, मैकेनिकल लोड। ठीक है, तो यहां पर मैं कनेक्ट करूंगा मैकेनिकल लोड। तो ध्यान रखना, ये जो है ये आपके पास में मैकेनिकल लोड है, यहां पर ये मैकेनिकल लोड। तो इस तरह का आपके पास में क्या होगा, इंडक्शन मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन रहता है ना। इस तरह से अपन इंडक्शन मशीन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो स्टेटर को मैं यहां से 3 फेज इनपुट देके चलूंगा। 3 फेज पावर इनपुट क्या होता है, तो √3 VI cos phi। तो इसको जो अपन स्टेटर को इनपुट देंगे ना, P इनपुट, वो तो होगा मेरे पास में √3 VL इंटू IL इंटू cos phi, यानी √3 VI cos phi। ये आपके पास में जाएगा टोटल मिला के 3 फेज इनपुट, किसके बाद में, स्टेटर के लिए। तो इनपुट को अपन यहां लिख देते हैं। स्टेटर को जो इनपुट दे रहे हैं अपन, वो है आपके पास में √3 VI इंटू cos phi। ध्यान रखना, ये आपके पास में टोटल 3 फेज पावर इनपुट होगा। अब देखो आप इनपुट दोगे तो स्टेटर में भी तो लॉस होगा। अब आपको पूछेगा बताओ स्टेटर में कौन कौन से लॉस होंगे। और स्टेटर में अगर लॉस की मैं बात करूं, तो यहां पर जो स्टेटर में लॉस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो स्टेटर कोर लॉस होता है, स्टेटर कोर लॉस होता है। और नेक्स्ट आपके पास में क्या होगा, स्टेटर कॉपर लॉस होगा, क्योंकि स्टेटर की वाइंडिंग का भी अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन कौन से लॉस होंगे, तो स्टेटर कोर लॉस होंगे, दूसरा होगा स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, अब ये स्टेटर और ये है रोटर। स्टेटर एंड रोटर के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एयर गैप। क्या होता है, स्टेटर एंड रोटर के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एयर गैप होता है। तो देखो आप एक काम करो, जितना आप इनपुट दे रहे हो ना, उसमें से आप माइनस कर दो स्टेटर के लॉस, ये टोटल लॉस है ना। इसको दोनों का कंबाइंड आप लिख दो। अगर आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, स्टेटर लॉस, स्टेटर लॉस। तो अगर अपन एक काम करते हैं, 3 फेज इनपुट में से अगर अपन स्टेटर लॉस माइनस कर देते हैं, तो स्टेटर पावर आउटपुट आएगा। और यहां पर जो स्टेटर पावर आउटपुट आएगा, वही तो मेरे पास में एयर गैप का पावर होगा। अरे एयर गैप पे पावर वही है ना जो स्टेटर का आउटपुट आएगा, और वही पावर किसको लिंक करेगा, रोटर के पावर इनपुट को भी लिंक करेगा। तो ध्यान रखना, यहां से मैंने क्या बोला, अपने को क्या क्या करना है। तो अगर आप देखोगे तो अपन ने सबसे पहले क्या किया है, स्टेटर पावर इनपुट में से क्या माइनस करेंगे, तो स्टेटर पावर इनपुट में से आप माइनस करोगे क्या, स्टेटर लॉस। तो आप स्टेटर लॉस माइनस कर दो। तो स्टेटर लॉस अगर आप माइनस करोगे तो यहां पर आएगा आपके पास में स्टेटर पावर आउटपुट। स्टेटर लॉस माइनस करोगे तो क्या आएगा, स्टेटर पावर आउटपुट। तो यहां पर आएगा स्टेटर पावर आउटपुट। और अगर स्टेटर पावर आउटपुट अगर आपके पास में आ गया ना, तो स्टेटर पावर आउटपुट आ गया, उसी को आप क्या बोलोगे, रोटर पावर इनपुट भी बोलोगे और एयर गैप पावर भी बोलोगे। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ ले कि यहां पर जो है स्टेटर पावर आउटपुट, और वही क्या होगा आपके पास में, एयर गैप पावर होगा, एयर गैप पावर, एयर गैप पावर। और वही होगा आपके पास में रोटर पावर इनपुट, रोटर पावर इनपुट। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में इनमें से कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाए, तो उसके लिए अपन नोटेशन यूज करेंगे, P इनपुट रहेगा मेरे पास में ना। अब देखो रोटर का पावर इनपुट आ गया, क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल जितने भी पेपर है ना, वो उन पेपर में एक न एक क्वेश्चन इस पैटर्न पर पूछे जा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपके जो MPPB के अंदर है, एक न एक क्वेश्चन तो आपको इस पैटर्न में से आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसको अच्छे से समझना, क्लियरली समझना, और आपके पास में क्या है, इसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेना। ध्यान रखना, अभी जितने भी एग्जाम हुए रिसेंटली हर स्टेट के अंदर,
तो इनमें से एक ने क्वेश्चन इस प्रोसेस में से पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या करोगे, आपके पास में रोटर पावर इनपुट, आप क्या करोगे, रोटर पावर इनपुट आ गया तो रोटर में ध्यान रखना, रोटर के अंदर जो है ओनली रोटर कॉपर लॉस होते हैं, यहां पर रोटर कोर लॉस प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअली स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड रोटर का आपके पास में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो भी आपके पास में क्या होता है, स्लिप टाइम्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। आपको पता है स्लिप तो बहुत कम होती है, और स्लिप बहुत कम होती है, तो स्लिप बहुत कम है तो रोटर का फ्रीक्वेंसी और रोटर का वोल्टेज बहुत कम है, और रोटर की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज बहुत कम है। तो आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर में अपन ने देखा था, या फिर ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा, या फिर नहीं तो अपन आगे जब पढ़ेंगे डीसी में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास में एडी करंट लॉस होते हैं, कोर लॉस जो होते हैं, एडी करंट लॉस हो या हिस्टेरिसिस लॉस हो, एडी करंट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होते हैं, और हिस्टेरिसिस लॉस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज दोनों पर डिपेंड करते हैं ना। ट्रांसफार्मर में अपन देखेंगे, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो आपके पास में लॉस जो है वो एडी जो कोर लॉस है वो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो रोटर है उसका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, क्योंकि उसकी स्लिप जो होती है मैंने आपको बताया था 1% टू 5% ऑफ स्लिप होती है ओनली, और अगर 1% टू 5% ऑफ स्लिप है तो इसका मतलब अगर आपके पास में ये जो स्लिप है ये आपके पास में बहुत कम है, और अगर ये स्लिप बहुत कम है तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि आपका वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा, इसीलिए अपन बोल रहे हैं कि यहां पर जो आयरन लॉस है वो क्या रहेंगे, नेग्लेक्ट। तो ध्यान रखना आयरन लॉस जो है वो यहां पर नेग्लेक्ट रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रोटर में कोई भी कोर लॉस नहीं होते हैं, रोटर में ओनली कॉपर लॉस होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछता पता रोटर में कौन से लॉस प्रेजेंट नहीं होते हैं, या किसको अपन नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होंगे, तो वो होगा आपके पास में रोटर कोर लॉस जो होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। तो यहां पर आएगा आपके पास में ओनली रोटर कॉपर लॉस होंगे, सिर्फ रोटर कॉपर लॉस ही आपके पास में प्रेजेंट होंगे। तो रोटर कॉपर लॉस प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहां पर क्या होंगे, मैकेनिकल लॉस होंगे, मैकेनिकल लॉस होंगे शाफ्ट में। मैकेनिकल लॉस मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, तो यहां पर मैकेनिकल लॉस होंगे। तो एक काम करो, देखो स्टेटर के इनपुट में से आप स्टेटर लॉस माइनस को कर दो, स्टेटर इनपुट में से अगर आप स्टेटर लॉस अगर आप माइनस कर देते हो तो यहां से क्या आएगा आपके पास में, रोटर पावर जो है, रोटर कॉपर लॉस जो है वो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। मैंने क्या बोला, स्टेटर इनपुट में से स्टेटर लॉस माइनस करोगे तो वो आपके पास में क्या आएगा, एयर गैप पावर आएगा। एयर गैप में से क्या माइनस करोगे, रोटर कॉपर लॉस आप माइनस करोगे तो आपके पास में रोटर पावर आउटपुट आएगा। तो यहां से आप एक काम करो, रोटर पावर इनपुट है या एयर गैप पावर है, उसमें से रोटर कॉपर लॉस आप माइनस कर दो। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे से रोटर पावर इनपुट आ गया, रोटर पावर इनपुट आ गया, तो रोटर पावर इनपुट में से क्या माइनस करोगे, रोटर पावर इनपुट, उसमें से आप एक माइनस कर लो, क्या, सिर्फ ओनली रोटर कॉपर लॉस। ध्यान रखना यहां पर सिर्फ रोटर कॉपर लॉस ही होता है, रोटर कॉपर लॉस अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा मेरे पास में रोटर पावर आउटपुट, रोटर पावर आउटपुट रहेगा आपके पास में ना। तो यहां से रोटर पावर इनपुट में से रोटर कॉपर लॉस माइनस कर दोगे तो रोटर पावर आउटपुट आएगा, और रोटर पावर आउटपुट अगर आपके पास में आ गया तो देखो रोटर पावर आउटपुट में से क्या माइनस करो, अरे सिंपल है, देखो यार जितना यहां इनपुट दिया यहां के लॉस माइनस कर दोगे, यहां पर जो आया उसमें से यहां के लॉस माइनस कर दो, रोटर के आउटपुट में मिल जाएगा, उसमें से क्या माइनस कर दो, मैकेनिकल लॉस, शाफ्ट पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब है आप एक काम करो, क्या करना है आपको, रोटर पावर इनपुट में से क्या माइनस करना है, रोटर पावर आउटपुट में से क्या माइनस करना है, वहां से माइनस कर दो मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस अगर आप माइनस कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास में, शाफ्ट पावर आउटपुट आ जाएगा, और शाफ्ट पावर जो आउटपुट है, शाफ्ट पावर आउटपुट जो है वही मैं क्या बोलूंगा, वही तो मेरा फाइनल आउटपुट है ना। अरे शाफ्ट पर मैकेनिकल लोड कहां है, शाफ्ट पर है, तो वहीं तो मुझे आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है ये जो शाफ्ट पावर आउटपुट है यही मेरे पास में क्या होगा, शाफ्ट पर मिलेगा, इसी को बोलेंगे अपन पीएसएच, फाइनल आउटपुट। तो बताओ एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यानी यहां पर आपने इनपुट में क्या दिया, ये दिया आपने इनपुट में, आउटपुट में कहां मिला, यहां पर मिला आपके पास में, तो आउटपुट डिवाइड बाय क्या कर दो, इनपुट, ये आ जाएगी एफिशिएंसी। तो यहां से एफिशिएंसी क्या आ गया आपके पास में, एफिशिएंसी होगी आपके पास में पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट, और वो आएगा आपके पास में, पावर आउटपुट जो है वो शाफ्ट पावर आउटपुट है, और पावर इनपुट अपन ने कहां दिया था, स्टेटर पावर इनपुट दिया था, ध्यान रखना स्टेटर इनपुट, और स्टेटर इनपुट क्या होगा, √3 VI × cos phi। तो ये मेरे पास में क्या होगा, एफिशिएंसी होगा, ध्यान रखना है ना। तो ये अपना एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहेगा
अगर आपको एफिशिएंसी के बारे में पूछा जाए तो आप यहां से बता सकते हो कि एफिशिएंसी क्या होगी। आई थिंक ये आपको सभी को क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, समझना ये हो चुका है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट में क्या होगा, आपको एग्जाम के अंदर जो है यहां से रिलेशन पूछता है एक्चुअली कि रोटर पावर आउटपुट में, इनपुट में, इन सभी में रिलेशन क्या है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो पावर इनपुट की मैं बात करूं है ना, पावर इनपुट, तो एक्चुअली पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, और पावर इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। तो ये टॉर्क कौन सा होगा, जनरेटेड टॉर्क। तो जितना भी आप पावर इनपुट लेगा तो रोटर टॉर्क जो जनरेट करेगा इनटू ओमेगा होगा। अब ओमेगा क्या होगा, स्पीड, और यहां से क्या लिखोगे, तो पावर इज इक्वल टू होगा आपके पास में जनरेटेड टॉर्क इनटू ओमेगा होगा आपके पास में 2 पाई NS डिवाइड बाय 60। देखो इन डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, डेरिवेशन छोड़ो, मैं आपको रिलेशन बताता हूं फाइनली, क्योंकि आपको जो मेन है वो रिलेशन पर फोकस करना है, क्योंकि आपको पता आपके पास में इतना टाइम नहीं कि आप डेरिवेशन करोगे या डेरिवेशन याद करोगे। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हैं। आपको क्या करता है, मैकेनिकल लॉस देता है, स्टेटर इनपुट देता है, आपको पूछता है बताओ एफिशिएंसी क्या होगी, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो ये प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपके पास में एक रिलेशन जो है जो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है आपके पास में पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। लेकिन कौन सा आउटपुट है, ध्यान रखना, रोटर पावर आउटपुट, रोटर पावर आउटपुट डिवाइड बाय, अगर मैं बात करूं रोटर पावर इनपुट की, तो वो आएगा आपके पास में रोटर पावर इनपुट, तो वो जो रेशियो होता है वो होता है आपके पास में 1 माइनस एस। एस क्या है, स्लिप है। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है कि पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट जो होता है वो होता है आपके पास में 1 माइनस एस। एंड अगर अपन बात करें रोटर कॉपर लॉस की, किसकी बात करेंगे अपन, रोटर कॉपर लॉस की अगर मैं बात करूं, रोटर कॉपर लॉस, तो रोटर कॉपर लॉस जो होता है वो ध्यान रखना, वो होता है स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर पावर इनपुट, स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर पावर इनपुट, रोटर पावर इनपुट। तो देखो आपके पास में जो रोटर कॉपर लॉस रहेगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो वो स्लिप से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये एक रिलेशन होगा आपके पास में, और एक ये रिलेशन होगा। अब यहां से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, वो आपको क्या करता है, वो बोलता है रोटर पावर इनपुट है, बताओ रोटर कॉपर लॉस कितना है, और स्लिप आपको देगा। ये एस जो है वो ध्यान रखना वो क्या है, स्लिप है, और बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना है ना, ये है आपके पास में स्लिप। तो आपको रोटर पावर इनपुट देगा, स्लिप देगा, रोटर पावर रोटर कॉपर लॉस पूछेगा, या तो ये पूछेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो रोटर पावर आउटपुट देगा, रोटर पावर आउटपुट देगा, स्लिप देगा, आपसे पूछेगा बताओ रोटर कॉपर लॉस कितना होगा। तो देखो रोटर पावर आउटपुट दे दिया जाए तो यहां से आप क्या करोगे, रोटर पावर इनपुट निकाल लोगे, कैसे, इस 1 माइनस एस का डिवाइड कर देना। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह डायरेक्ट रिलेशन भी बना सकते हो, लेकिन वो रिलेशन याद रखने का कोई मतलब नहीं। अगर आप बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, यहां से काम करो, इसको इधर ले और 1 माइनस एस का डिवाइड कर लो। ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रोटर पावर इनपुट अगर आपसे बोले तो वो होगा आपके पास में पावर आउटपुट डिवाइड बाय लिखोगे 1 माइनस एस। ठीक है, तो यहां से इसकी जगह इनपुट की जगह लिख दो पावर आउटपुट डिवाइड बाय 1 माइनस एस। तो देखो रोटर कॉपर लॉस का एक और फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको पूछ सकता है कि रोटर कॉपर लॉस जो होगा वो क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस जो होगा वो क्या आएगा आपके पास में, तो वो आएगा आपके पास में पावर, ये एक स्लिप तो ऑलरेडी है, और डिवाइड में देखो 1 माइनस एस और आ गया, और यहां से आ जाएगा रोटर पावर आउटपुट। ये तीन रिलेशन जो है ना बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर बस इधर से उधर घुमा घुमा के आपको यही क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार एग्जाम के अंदर। तो ये तीन रिलेशन जो है ये आपको याद रहने चाहिए ना, तो ये तीन रिलेशन आपको याद रखने हैं। बाकी मैंने आपको क्या बोला, ये जो प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस भी आपको क्या करना है, याद रखना है ना। दोनों ही चीजें आपके लिए एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के अंदर यहां से बहुत कुछ पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट, अब ये पूछेगा, नहीं तो आपको क्या पूछा जाएगा, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आपके पास में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है इंडक्शन मोटर का, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की मैं बात करूं इंडक्शन मोटर की, तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो समझना इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो जब अपन क्या करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट में से एक ही क्वेश्चन बनता है आपके लिए, वो क्या बनता है ध्यान रखना। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R1 है, ये रिएक्टेंस आपका X1 है, और ये आपके पास में क्या होगा, XM होगा, ये होगा रेजिस्टेंस R2 है, और ये आपके पास में क्या है, X2 है, यहां पर क्या होगा आपके पास में RL होगा।
तो ये आपके पास में क्या आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट आएगा इंडक्शन मोटर का, जिसका रेजिस्टेंस R1 JX1 JXM, ये होगा आपके पास में R2 डैश, ये होगा JX2 डैश, और ये होगा RL, और ये RL जो है ये होगा R2 डैश 1/s-1, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यही आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ना, यही तो आपको चीजें एग्जाम में पूछी जाती है सॉरी, ध्यान रखना। इसमें ये देखो सर्किट अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपको एक्चुअली ऐसा सर्किट दिख रहा होगा कि ये ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, कौन सा है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आपको नॉर्मली दिख रहा होगा, एक्चुअली ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, क्योंकि इंडक्शन मोटर को ही बोला जाता है जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर। अगर आपको पूछ ले कि इंडक्शन मोटर का एक और नाम क्या होता है, तो आंसर रहेगा आपके पास में जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर भी बोल के चलेंगे इस इंडक्शन मोटर को ही, ध्यान रखना। तो देखो ये जो लोड है ना, आपको यही याद रखना, ये जो लोड है ये क्या आपके पास में इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है मैकेनिकल लोड का, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट किसका है, ऑफ मैकेनिकल लोड है ना। तो मैकेनिकल लोड का जो है आपके पास में इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा ये सर्किट। आपको एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या है। अब ये है ना R डेस X डेस लिखा हुआ, ये क्या है, डेस तो मतलब क्या है, जब अपन सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर करते हैं ना ट्रांसफार्मर का, वो तो वहां से है ना। तो आपके पास में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपके लिए आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पूछ ले अगर मैकेनिकल लोड का, तो आप यहां से डायरेक्टली आंसर बता पाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इक्विवेलेंट सर्किट में से, बाकी आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट में से। तो आपको मेनली क्या करना है, इस पॉइंट पर फोकस करना है कि भैया इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, बस, ठीक है। कैसे बना, क्या हुआ, आपको पता है एग्जामिनर में कन्वेंशनल पेपर नहीं है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर फोकस करना है कि भाई क्या पूछेगा आपको, ठीक है, क्या पूछेगा और क्या किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव का है, तो इसीलिए अपन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्या क्वेश्चन है। डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, डेरिवेशन पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आपके 1 महीने बाद में तो पेपर है, 1 महीने बाद पेपर, इसका मतलब डेरिवेशन जो है उस पर फोकस नहीं कर सकते, और डेरिवेशन करोगे तो आपको पता है मशीन अकेला ही 1-1.5 महीने 2 महीने चलता है। तो आपको कहां कहां फोकस करना है वो सारे पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखना, वहीं पर आपको फोकस करना है एग्जाम के अंदर भी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपको कहां से, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर से। कहां से पूछेगा, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर से आपसे पूछा जाएगा, बताओ इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं ना। अगर टेस्टिंग की अगर अपन बात करें तो देखो 2 टेस्ट होते हैं यहां पर, एक होता है, वैसे तो आपको नाम ही याद रखना है, एक होता है आपके पास में नो लोड टेस्ट, और दूसरा होता है आपके पास में ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। तो यहां पर आपके पास में 2 मेथड होते हैं टेस्टिंग के, एक होता है नो लोड टेस्ट और दूसरा होता है आपके पास में ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, है ना। अब नो लोड टेस्ट वैसे आपको एग्जाम में पूछता है, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग के कौन से मेथड होते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर आता है, वैसे तो नाम ही पूछता है, लेकिन अगर इसके अंदर भी डीप में पूछे तो थोड़े बहुत पॉइंट में आपको बता देता हूं कि नो लोड टेस्ट एक्चुअली होता है क्या है। तो देखो यहां जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो अपन पढ़ रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर, और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, नो लोड टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो समझना, नो लोड टेस्ट में क्या होगा, तो ये आपके पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये क्या होगा आपके पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये स्टेटर है, और ये क्या है, इसका रोटर है, ये रोटर है। अब देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो यहां से आप इसको 3 फेज सप्लाई देके चलोगे, यहां से आप 3 फेज सप्लाई इसको दे रहे हो, और ये मेरे पास में क्या है, अंदर ये रोटर है, और रोटर में यहां पर क्या होगी, बताओ शाफ्ट होगी। तो नो लोड टेस्ट में एक्चुअली अपन क्या करते हैं, शाफ्ट पर कोई लोड नहीं कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, यहां पर नो लोड कंडीशन में यहां पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, नो लोड इज कनेक्टेड, नो लोड इज कनेक्टेड। नो लोड मतलब क्या होता है, कोई लोड नहीं है ना, यहां पर कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोई लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, और बट शाफ्ट ध्यान रखना फ्रीली रोटेट होगी। मैंने क्या बोला, इस टेस्ट में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जो है वो शाफ्ट है वो फ्रीली रोटेट होती है ना। तो शाफ्ट तो फ्रीली रोटेट होगी, लेकिन लोड कोई कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इसमें क्या होगा, तो शाफ्ट फ्रीली रोटेट होगी और कोई लोड कनेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहां से अगर अपन बात करें इस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहला तो ये पूछता है कि बताओ इस टेस्ट में कौन कौन से लॉस होंगे। तो देखो शाफ्ट यहां पर जो फ्रीली रोटेट होती है ना, एनआर वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होती है, और नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होगी। तो अगर आप देखोगे तो एनआर और एनएस अगर इक्वल हो गया तो स्लिप क्या होती है, स्लिप होती है एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाय एनएस। तो स्लिप अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, 0 होगी। और आपको पता है लोड, अभी मैंने आपको बताया था मैकेनिकल लोड, यहां पर है ना मैकेनिकल लोड, ये आपको याद रखना है।
तो अगर मैकेनिकल लोड का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे R2 1/s-1, तो स्लिप अगर 0 हुई तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब लोड जो है वो आपका इनफाइनाइट रहेगा। और इनफाइनाइट पर लोड क्या होता है? ओपन सर्किट। मतलब एक काम करो, ये जो अपना सर्किट था ये लोड ओपन रहेगा। अगर ये ओपन रहेगा तो इसको आप ओपन कर दो। अगर आप ओपन करोगे ना तो वो सर्किट कैसा बनेगा? वो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, R1 X1 XM, ये होगा R2, ये होगा X2 और ये आपके पास में ओपन हो गया। तो ये हो गया R1 JX1 JXM और ये लोड ओपन कर दिया अपने। यही ओपन सर्किट टेस्ट है। तो ओपन सर्किट टेस्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो एक्चुअली ओपन सर्किट टेस्ट इज सिमिलर टू, मतलब आपके पास नो लोड टेस्ट जो दिख रहा होगा, तो नो लोड में क्या हुआ? ओपन सर्किट टेस्ट के तो इक्वल हुआ। अरे ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है? यही तो काम होता है कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में लोड साइड को ओपन करते हैं। तो एक्चुअली जो नो लोड टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है ना वो सिमिलर टू ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है ना, अब ओनली इधर कोई करंट जाएगा नहीं रोटर के अंदर, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। यहां से जितना भी करंट आएगा वो सारा का सारा किस में जाएगा? एक्साइटिंग करंट के अंदर या नो लोड करंट के अंदर, ये जो नो लोड ब्रांच होती है। तो इसका मतलब यहां पर मैंने क्या बोला कि ओपन नो लोड टेस्ट के अंदर जो है ओनली नो लोड करंट फ्लो होगा। ट्रांसफार्मर में भी यही होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में ओनली नो लोड करंट फ्लो होता है। बस दिक्कत यहां पर ये होती है कि इंडक्शन मोटर का जो नो लोड करंट होता है, नो लोड टेस्ट के अंदर जो नो लोड करंट होगा, ध्यान रखना हो कितना होता है। नो लोड करंट जो होगा वो होगा आपके पास में 30 to 40%। आई नोट जो होगा वो कितना होगा? 30% टू क्या होगा आपके पास में 40% ऑफ रेटेड करंट होगा। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि नो लोड करंट जो है 30 to 40% होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में कितना होता है? 2 to 5% ऑफ करंट फ्लो होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ नो लोड करंट कितना होता है इंडक्शन मोटर के अंदर, तो आंसर रहेगा आपके पास में 30 to 40% ऑफ रेटेड करंट रहेगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। और आपको पूछ दे बताओ नो लोड टेस्ट किसके सिमिलर है, तो यही आप बोलोगे ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के सिमिलर है। बोलेगा नो लोड टेस्ट में रोटर साइड क्या रहती है, तो रोटर साइड आपकी ओपन रहती है। क्या नो लोड टेस्ट में शाफ्ट रोटेट होती है? तो हाँ, एकदम सही बात है, शाफ्ट फ्रीली रोटेट होती है। अब पूछेगा कौन कौन से लॉस होंगे, तो देखो शाफ्ट रोटेट हो रही तो मैकेनिकल लॉस होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो स्टेटर को अपन सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई दे रहे हैं तो स्टेटर के भी आपके, और स्टेटर को सप्लाई अपन यहां पर रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर देते हैं। तो इसका मतलब यहां पर स्टेटर के कोर लॉस भी होंगे, स्टेटर के कॉपर भी होंगे। क्यों होंगे बताओ? स्टेटर कॉपर क्यों होंगे? क्योंकि देखो 30% करंट कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा करंट इधर से आ रहा होगा, तो यहां पर भी लॉस होंगे और स्टेटर के कोर लॉस भी होंगे। तो वो नहीं पूछेगा आपको इतना डीप के अंदर, बस आपको नो लोड टेस्ट में क्या क्या याद रखना है, तो नो लोड टेस्ट में नो लोड करंट याद रखना है। किसके सिमिलर है? तो ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के सिमिलर है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बराबर है ना। और आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है लोड कितना होता है नो लोड टेस्ट के अंदर, तो लोड इनफाइनाइट होता है, ओपन सर्किट रहता है। स्लिप कितनी होती है? लगभग 0 होती है। शाफ्ट क्या होती है? फ्रीली रोटेट होती है। ये 3-4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे नो लोड टेस्ट के अंदर। अब अपन बात करें अगर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट की, तो अगर वो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट की बात करेगा एग्जाम के अंदर, तो क्या होगा आपके पास में? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। तो देखो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इसके नाम से ही पता लग रहा है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास में ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या होगा समझना, ये 3 फेज सप्लाई अपन देके चलेंगे, और 3 फेज सप्लाई अगर मैं देके चलूंगा तो यहां से क्या होगा आर वाई एंड बी। अगर आप 3 फेज सप्लाई दोगे तो यहां पर जो शाफ्ट है वो एक्चुअली क्या होती है, वो ब्लॉक्ड रहती है ना। ब्लॉक्ड रहने का मतलब क्या होगा, वो शाफ्ट रोटेट ही नहीं होगी, यानी यहां पर जो शाफ्ट है रोटर की स्पीड है वो 0 रहती है। तो अगर आपको पूछेगा बताओ ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या शाफ्ट रोटेट होती है, क्या आप बोलोगे नहीं रोटेट होती। अब आप बोलोगे नहीं रोटेट होगी तो क्या होगा, अगर ये नहीं रोटेट हो रही तो आपको पता है कि आपके पास में स्लिप कितनी होती है, स्लिप होती है ns माइनस एनआर कितना है 0, एनआर 0 है, डिवाइड बाय ns, तो स्लिप कितनी हो जाएगी 1, और स्लिप 1 हुई तो देखो लोड क्या होगा R2 1/s माइनस 1, और 1/s कितना है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यानी कि लोड क्या हो गया शॉर्ट सर्किट। अरे लोड रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या होगा शॉर्ट सर्किट। यानी यहां से क्या पता लगा, अरे ब्लॉक रोटर टेस्ट और कुछ नहीं है, यही शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो इसका मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट जो इक्वल होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के, और नो लोड टेस्ट इक्वल होता है ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के। तो ध्यान रखना दोनों आपस में लगभग सिमिलर ही होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है उसी को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगभग सेम ही काम करते हैं यहाँ पर, है ना। तो एग्जाम में ध्यान रखना आपको यहां से एक आध क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा कि ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है,
शार्प रोटेट होती है नहीं होती है? तो नहीं होती है। और आपके लोड क्या रहता है? शॉर्ट सर्किट रहता है। तो पूछेगा किसके सिमिलर होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के सिमिलर रहेगा। इन 3-4 पॉइंट पर फोकस करना, आपको एग्जाम के अंदर मेनली यहीं से चीजें पूछी जा सकती है ना, तो इन पर आपको फोकस करना है। तो ये था आपके पास में नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो देखो इसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपके पास में ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर से, ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो देखो इंडक्शन मोटर की जो ब्रेकिंग है उसके 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? तो पहला मेथड होता है आपके पास में ब्रेकिंग का, जो फर्स्ट, नेक्स्ट होगा सेकंड, नेक्स्ट होगा थर्ड। 3 मेथड होते हैं। पहला होता है आपके पास में डायनेमिक ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग। नेक्स्ट होगा आपके पास में प्लगिंग, प्लगिंग। और नेक्स्ट थर्ड होगा आपके पास में रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो देखो यहां पर 3 मेथड होंगे आपके पास में ब्रेकिंग के, वो होगा आपके पास में डायनेमिक ब्रेकिंग, प्लगिंग एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग में एक्चुअली करते क्या है तो समझना, और किस तरीके से होती है। तो ब्रेकिंग वैसे करते क्यों है? तो ब्रेकिंग अपन क्यों करते हैं? तो मोटर को इंस्टेंटली या फिर स्टॉप करने के लिए, अपन अगर मोटर को रोकना है तो अपन ब्रेक लगाएंगे। जैसे आपको होता है बाइक चला रहे हो, आपको बाइक को रोकनी, क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। सेम वही चीज है, मेरी मोटर रन कर रही है, मुझे रोकना है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा उसके अंदर। तो जो ब्रेकिंग अपन करेंगे ना, डायनेमिक ब्रेकिंग अपन कैसे करते हैं, या डायनेमिक ब्रेकिंग में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको फोकस वहीं पर करना है कि एग्जाम में क्या पूछेगा, है ना। आपको वो नहीं करना कि सारा थ्योरेटिकल पढ़ के जाओ। आपको अभी बस आपके पास इतना टाइम है सॉरी, कि आपको बस ये फोकस करना है कि भैया एग्जाम में क्या पूछेगा क्वेश्चन। चलिए, तो यहां से अगर अपन बात करें तो यहां से क्या आएगा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो मान लो ये आपके पास में क्या है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको आप यहां से सप्लाई दोगे। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि ये आपके पास में क्या है, स्टेटर है, और इस स्टेटर की वाइंडिंग को मैं यहां से क्या करूंगा, 3 फेज सप्लाई दूंगा। इस तरह का डायग्राम बना लो। ये मान लो आपने यहां से 3 फेज सप्लाई दी है ना, ये आपने 3 फेज सप्लाई दी मोटर को। अगर आप इस डायग्राम को ऐसे बना लो कि अगर आप क्या कर रहे हो, यहां से 3 फेज सप्लाई देके चल रहे हो, ये मोटर है, और यहां पर क्या होगा, आपके पास में रोटर होगा। अगर आप इसको 3 फेज सप्लाई दोगे, तो मैंने आपको बोला था ये आपके पास में आर फेज है, ये वाई फेज है, और ये बी फेज है। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो एनएस स्पीड से रोटेट होगा, इस रोटर को कट करेगा। सब काम वही चल रहा है। ब्रेकिंग कैसे करते हैं, तो ब्रेकिंग अपन कैसे करते हैं, जब डायनेमिक ब्रेकिंग करनी होती है, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो आपको एग्जाम में बस ये पूछेगा डायनेमिक ब्रेकिंग की कैसे जाती है, तो आप क्या बोलोगे कि डायनेमिक ब्रेकिंग अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 फेज सप्लाई अपन उसको हटा देते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे करते हैं, तो मोटर को रनिंग कंडीशन में अपन यहां से 3 फेज सप्लाई हटाकर अपन इन दोनों पॉइंट के क्रॉस अपन एक डीसी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। और डीसी सप्लाई कनेक्ट करने से क्या होगा, तो यहां पर टाइम इन वेरिंग फ्लक्स आएगा। तो देखो आपका रोटर जब रोटेट हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, इस टाइम इन वेरिंग फ्लक्स को कट करेगा, और उसकी वजह से रोटर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और रोटर को स्टॉप कर देगा। उससे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस क्या होता है। आपको बस क्या करना है, पूछेगा डायनामिक ब्रेकिंग कैसे करते हैं, तो आपके ऑप्शन में ऐसा दे रखा होगा कि 3 फेज सप्लाई को हटाकर हम वहां पर क्या करते हैं, किसी 2 फेज के बीच में एक डीसी सप्लाई दे देते हैं, उससे हमारा रोटर रुक जाता है। बस इतना सा याद रखना, आपको एग्जाम में यही पूछेगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या डायनेमिक ब्रेकिंग में आपकी मोटर की स्पीड रिवर्स हो जाती है क्या, तो नहीं होती। यहां पर स्पीड रिवर्सल नहीं होता है, ध्यान रखना। तो डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए अगर मैं फर्स्ट जो मेथड है उसके लिए अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो क्या होगा आपके पास में, डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई इज गिवन बिटवीन एनी टू फेज, किसी भी 2 फेज के बीच में अपन क्या करते हैं, यहां पर डीसी सप्लाई देते हैं ना। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहां पर, तो दूसरा आपके पास में जो होगा, यहां पर स्पीड रिवर्सल नहीं होता है, इसमें स्पीड रिवर्स नहीं होती है ना, स्पीड रिवर्स नहीं होती है ना। ऐसा भी लिख सकते हो आप, जल्दी जल्दी लिखना है तो हिंदी में भी लिख दो थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं अपन। स्पीड रिवर्स नहीं होती है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं, अब मुझे पूछेगा था प्लगिंग क्या होता है, ये तो किसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनेमिक ब्रेकिंग के। ये जो पॉइंट है वो डायनेमिक ब्रेकिंग के हैं। अब आपसे पूछेगा बताओ प्लगिंग के क्या होंगे। तो अगर अपन प्लगिंग की बात करें ना, तो प्लगिंग तो आप में से जो भी गांव से बिलोंग करता होगा, लगभग सभी लोगों ने प्लगिंग की होगी अपने खेत पर।
जब अपन क्या करते हैं, आपको पता होगा, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला होगा कि जाए काम कर, मोटर चालू करके आ, और कनेक्शन भी खुद करते हो, जब आप ट्रांसफार्मर की सप्लाई से कनेक्ट करते हो तब आप क्या करते हो, जब तीनों वायर ले जाके लगाते हो और वहां पर मोटर चालू करते हो तो पानी नहीं आता है, तो फिर क्या करते हो बताओ, आप किसी भी दो फेज को इंटरचेंज कर देते हो, तो उसके बाद में पानी आने लग जाता है। एक्चुअली होता क्या, प्लगिंग यही करते हैं, वही प्लगिंग है। प्लगिंग मतलब क्या होता है कि मान लो आपने सप्लाई दिया, मोटर रन कर रही है, अब आपको स्टॉप करना है, तो आप एक काम करो, आप उनके, ये आर है, ये वाई है और ये बी है, तो आप इन दोनों फेज को या किसी दो फेज को इंटरचेंज कर दो, तो वो प्लगिंग होता है। तो प्लगिंग कैसे करते हैं, बाय रिवर्सिंग एनी टू फेज। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, ये प्लगिंग कैसे की जाती है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये लिख दो, प्लगिंग इज डन बाय, प्लगिंग इज डन बाय कनेक्टिंग, प्लगिंग इज डन बाय कनेक्टिंग या बाय रिवर्सिंग, है ना, बाय रिवर्सिंग एनी टू फेज, बाय रिवर्सिंग एनी टू फेज, एनी टू फेज। तो इससे अपन क्या करते हैं, आपके पास में प्लगिंग करते हैं। सेकंड होता है प्लगिंग, दूसरा मेथड, दूसरे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इसमें स्पीड रिवर्स हो जाती है। आपको मैंने क्या बोला कि जब आप सप्लाई, आप जब कनेक्ट करते हो ना, तो मोटर आपके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, इसलिए पानी नहीं आता है, तो यहां पर स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम होती है। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि किस मेथड के अंदर इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग के किस मेथड में आपके पास में यहां पर स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम होती है, तो आंसर होगा आपका प्लगिंग। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, स्पीड रिवर्स होती है ना, तो यहां लिख देना, इसमें क्या होगा, स्पीड जो है वो क्या होगी आपके पास में, रिवर्स होगी ना। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लगिंग की। और प्लगिंग है, लेकिन आपको पूछेगा बताओ इंस्टेंटली स्टॉप करना है, किससे स्टॉप कर सकते हैं, इसी से अपन इंस्टेंटली स्टॉप कर सकते हैं ना। तो प्लगिंग वाले में ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब उसके बाद में रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। तो देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसा अपन ने डीसी में देखा था, सेम यहां पर सिमिलर वही है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, जैसे अपन बात करें थर्ड, जैसे मैंने आपको डीसी में बताया था, थर्ड पॉइंट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होगा वो क्या होगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर अगर मैं बात करूं, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मान लो आपके पास में क्या है, ये मोटर है, तो जैसे मान लो आपके पास पहाड़ी एरियाज है ना, तो जितने भी आपको ट्रैक्शन सिस्टम्स होते हैं ना, उनमें अपन रीजनरेटिव ब्रेकिंग अपन यूज करते हैं, और वही पॉइंट है, इसमें इंस्टेंटली स्टॉप नहीं होती, जो डीसी मैंने आपको बताया था सेम पॉइंट है। यहां पर इंस्टेंटली स्टॉप नहीं होती, इसको जितने भी ओवरहेलिंग लोड कंडीशन है या फिर माउंटेन रेलवेज है, वहां पर यूज किया जाता है। जब देखो मोटर ऊपर होगी, तब रोटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। रोटर की स्पीड क्या होगी, किससे कम होगी, तो आपके पास में रोटर की स्पीड जो है, जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड है वो ज्यादा होगी, किससे, रोटर की स्पीड से, तो स्लिप आपकी पॉजिटिव होगी, मतलब मोटर की तरह काम करेगी। लेकिन देखो जब ये डाउनवर्ड मोशन में होगी, तब उस केस में क्या होगा, यहां पर तो रोटर की स्पीड बढ़ेगी, और रोटर की स्पीड अगर बढ़ते बढ़ते अगर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होगी, तो स्लिप आपकी क्या हो जाएगी, ns माइनस एनआर डिवाइड बाय ns, और अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो स्लिप नेगेटिव हो जाएगी। और आपको पता है स्लिप नेगेटिव किस में होता है, जनरेटर में, यानी आपकी मोटर जो है जनरेटर की तरह काम करने लग जाएगी, और जनरेटर और मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, तो पावर क्या करेगी, जनरेट करने लग जाएगी, सप्लाई कर देगी। सेम कॉन्सेप्ट है जो डीसी में था। तो यहां से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आपको यहां से पूछा जाएगा कि बताओ रीजनरेटिव ब्रेकिंग में किस में इंस्टेंटली स्टॉप नहीं कर सकते, एकदम से मोटर को रोक नहीं सकते, तो आपका आंसर होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इंस्टेंटली अपन रोक नहीं सकते मोटर को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो आपके पास में ये कहां यूज करते हैं, माउंटेन रेलवेज के अंदर यूज करते हैं। क्लियर है, तो ये है आपके पास में ब्रेकिंग के अंदर मेथड से। तो इसके बाद में भी अब अपन पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल के कौन कौन से मेथड होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपन पढ़ते हैं स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देखो आपको मेनली स्टार्टिंग वाले में किस किस पॉइंट पर फोकस करना है। तो अगर अपन बात करें स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो देखो स्टार्टिंग मेथड्स, और अपने को इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए पहली चीज तो ये होती है कि स्टार्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो देखो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कहां से होकर आता है, रोटर से होकर आता है, मतलब स्टेटर से होकर आता है। और स्टेटर से होकर आएगा तो वो स्टेटर में क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज में डी प्रोड्यूस करता है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि वाई वी नीड स्टार्टर, स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, तो आपको आंसर लगाना है टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि टू लिमिट स्टार्टिंग करंट, टू लिमिट स्टार्टिंग करंट, टू लिमिट स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट क्या होगा आपके पास में, स्टार्टर इज रिक्वायर्ड, स्टार्टर
इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपको पास में स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, है ना। और आपको पूछेगा बताओ कौन कौन से स्टार्टर यूज करते हैं, तो पहला होगा आपके पास में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। नेक्स्ट होगा आपके पास में सेकंड होगा स्टार डेल्टा आपके पास में, या फिर ऐसे लिख दो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। नेक्स्ट इसके बाद में होगा थर्ड पॉइंट होगा आपके पास में ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट होगा आपके पास में फोर्थ, वो होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट होता है आपके पास में 5 रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो देखो अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करता हूँ कि स्टार्टिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो ये 5 मेथड होते हैं। आपको एग्जाम में या तो नाम पूछेगा कि बताओ स्टार्टिंग के मेथड कौन कौन से, नहीं तो आपको पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग है और कौन सा नहीं है। तो आपके पास में क्या होगा, ये जो मेथड होगा ये आपके पास में रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग नहीं होता है, नॉट ए रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग, नॉट ए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, नॉट ए रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, वोल्टेज स्टार्टिंग। और ये ध्यान रखना नेक्स्ट आपके पास में जो है ये जो होता है ये ओनली किसके लिए, रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। देखो नाम से पता लग रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, तो रोटर का रेजिस्टेंस अपन चेंज कर रहे हैं, और रोटर का रेजिस्टेंस अगर मैं चेंज करूंगा ना तो वो किस में चेंज कर सकता हूं, मैंने आपको बोला कि अपन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, स्क्वायरल केस में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए होगा। और ये जो तीनों मेथड है ना ये रिड्यूस वोल्टेज के होते हैं ना, ध्यान रखना ये तीनों जो होते हैं रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड होते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि आपके पास में कौन कौन से मेथड जो है वो रिड्यूस वोल्टेज होते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये तीनों मेथड जो होंगे रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड होंगे, स्टार्टिंग मेथड्स होंगे। तो ये आपके पास में एक तो पॉइंट ये याद रखना है। अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग तो होता है, ये ध्यान रखना है स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए एप्लीकेबल होता है, लार्ज रेटिंग में अपन यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसको डायरेक्टली अपन सप्लाई लाइन से कनेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग जो होता है उसको भी नॉर्मली प्रीफर नहीं किया जाता और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मेन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर और स्टार डेल्टा से पूछा जाता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग के अंदर अपन बात करें तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, अब हम बात कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग के ना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में आपको एक तो ये याद रखना है कि यहां पर अपन क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कॉस्टली मेथड कौन सा होता है अगर आपको पूछ ले तो यही होता है, क्योंकि इसमें एक अलग से अपने को ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपकी क्या करता है कॉस्ट बढ़ा देता है। तो सबसे कॉस्टली जो मेथड होता है वो होता है आपके पास में ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। तो यहां पर देखना इसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, यहां पर लिख देना हाईली कॉस्ट, हाईली जो क्या होगा आपके पास में कॉस्टली होगा, कॉस्टली होगा। लेकिन यहां पर आपको पूछता है कि बताओ स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होता है। तो ध्यान रखना इनका रेशियो होता है एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड का स्क्वायर इंटू एस ऑफ फुल लोड। ये होता है आपके पास में ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो। सभी के अंदर आपको याद रहना चाहिए। देखो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो है वो रेशियो ओनली होता है आपके पास में स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क। तो इसका रेशियो होता है आपके पास में ओनली आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड, और उसका क्या होगा स्क्वायर इनटू होगा एस ऑफ फुल लोड। तो ये होगा आपके पास में रेशियो किसके अंदर, तो ये आपके पास में डायरेक्ट ऑनलाइन में रहेगा। स्टार डेल्टा में स्टेटर रेजिस्टेंस में भी यही होता है, इसमें भी यही होगा। बस यहाँ पर जो है इधर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है, और इस एक्स को बोलते हैं परसेंटेज स्टेपिंग। क्या बोलते हैं अपन, परसेंटेज स्टेपिंग। किसका आपके पास में ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या फिर आप बोल सकते हो ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दोनों भी आप बोल सकते हो ना। तो आप इसको एक्स को बोलोगे ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आपको एग्जाम में क्या करेगा, वो ट्रांसफॉर्मर का ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देगा, करंट का रेशियो देगा, स्लिप आपको देगा, पूछेगा टॉर्क का रेशियो कितना होगा, नहीं तो आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर पॉइंट। अब अपन बात करते हैं, देखो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के अंदर कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा,
तो देखो एक तो आपके पास में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना स्टार डेल्टा से। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में अपन इसको ये स्टार की तरह काम करवाते हैं और बाद में इसको डेल्टा पर ले जाते हैं अपन, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो देखो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो ये जो मेथड है ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली यही मेथड आपको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होता है, तो ये होता है 1/3 इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड स्क्वायर इंटू एस ऑफ फुल लोड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है ना कि यहां पर जो है आपके पास में स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होगा, तो ये इतना आपके पास में रेशियो रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पूछता है कि अगर मान लो दोनों के अंदर जो है आपके पास में दोनों के अंदर जो है आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का रेशियो इक्वल हो जाए तो कब हो सकता है, तो उसकी परसेंटेज स्टेपिंग कितनी चाहिए, तो एक काम करो तभी हो सकता है जब एक्स स्क्वायर और 1/3 दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो देखो दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए 1/3, तो एक्स कितना है 1/√3, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 1/√3 होती है तो आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का आंसर आपका सेम आएगा। तो आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और यहां पर एक को ध्यान रखना है, इसके अंदर जो है अपन टीपीडीटी स्विच यूज करते हैं, टीपीडीटी है ना, टीपीडीटी फुल फॉर्म होती है ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच है ना, टीपीडीटी करना है ना इसको, ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच, टीपीडीटी ट्रिपल पोल डबल थ्रू स्विच होता है। यहां पर आपको एग्जाम में पूछा था कि टीपीडीटी स्विच किस में यूज करते हैं, तो आपका आंसर होगा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के अंदर। नेक्स्ट, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में एक्चुअली अपन क्या करते हैं कि यहां पर नेक्स्ट जो मेथड होगा वो होगा आपके पास में रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। अब रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, तो देखो रोटर का करंट जो होता है मैंने आपको लिखाया कि E2 डिवाइड बाय होता है R2 प्लस JX2 और जो RL होता है वो RL तो जीरो रहता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग में। तो अपन ड्यूरिंग स्टार्टिंग में रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाकर उसका करंट कम कर देते हैं, और रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाकर उसका करंट कम कर देते हैं, और करंट को कम करके अपन क्या करते हैं, आपके पास में देखो करंट को लिमिट कर दिया, कौन से करंट, रोटर करंट को अगर आपने लिमिट कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, रोटर करंट कम हो गया तो आपके पास में सप्लाई से करंट कम आएगा तो वोल्टेज डीप नहीं करेगा। तो ये आपके पास में जो मेथड होगा, लेकिन ध्यान रखना रोटर के रेजिस्टेंस को बड़ा अपन किस में सकते हैं, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। तो यहां पर लिख देना ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो यहां पर आगे लिख देना ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही वैलिड है, बाकी स्क्वायरल केस में आप ये काम नहीं कर सकते। तो बस इन्हीं पॉइंट पर आपको स्टार्टिंग के अंदर आपको फोकस करना है कि स्टार्टिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ना। तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अब अपन बात करते हैं कहां पर, तो और आपको एग्जाम में कहां से पूछा जाता है, तो देखो अपन ने मोटर की ब्रेकिंग कर लिया, स्टार्टिंग कर लिया, स्पीड कंट्रोल से आपको पूछा जाता है ना, स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल मेथड्स, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ एन इंडक्शन मोटर। अब देखो स्पीड कंट्रोल मेथड की अगर हम बात करें तो स्पीड कंट्रोल मेथड का मतलब क्या है समझना, मुझे स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है, मुझे स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो स्पीड कंट्रोल के मेथड कौन कौन से होते हैं, तो देखो आप फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, स्पीड होता है 120 इंटू एफ डिवाइड बाई पी। क्या होता है 120 इंटू एफ बाई पी जो है वो आपके पास में स्पीड होती है ना। तो स्पीड को मुझे कंट्रोल करना है ना, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके कर सकता हूँ, पोल को चेंज करके कर सकता हूँ, यानी स्पीड कंट्रोल के लिए बहुत सारे मेथड होंगे। कौन कौन से, पोल चेंजिंग मेथड, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो अपन वन बाय वन में आपको सारी फॉर्मूले लिखाता हूँ कि किस तरीके से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो ना। तो स्पीड कंट्रोल के पहला मेथड जो होगा वो होगा आपके पास में सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, ये एक मेथड होता है आपके पास में। नेक्स्ट दूसरा मेथड होता है आपके पास में V बाय एफ कंट्रोल, V बाय एफ कंट्रोल। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड मेथड जो होगा वो होगा आपके पास में स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। नेक्स्ट इसके बाद में जो होता है फोर्थ वो रहता है आपके पास में पोल चेंजिंग मेथड,
पोल चेंजिंग मेथड। तो ये V बाय एफ कंट्रोल जो है ना, यही आपके पास में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इसको भी बोलते हैं अपन, है ना। V बाय एफ कंट्रोल को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन जो है रोटर रेजिस्टेंस को भी चेंज करके अपन कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड होगा आपके पास में रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये भी आपके पास में स्पीड कंट्रोल का मेथड होता है। नेक्स्ट होता है आपके पास में कैस्केडिंग या फिर स्लिप पावर रिकवरी। स्लिप पावर रिकवरी। नेक्स्ट, और सेवंथ होता है आपका कैस्केडिंग। तो ये आपके पास में जो टोटल मिला के ये मेथड्स होते हैं स्पीड कंट्रोल के। लेकिन ध्यान रखना, ये वाले जो मेथड है स्टार्टिंग वाले, ये मेथड एप्लीकेबल है किसके लिए? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर सभी के लिए। लेकिन ये ओनली किसके लिए? ओनली किसके लिए? फोर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ओनली। तो ये मेथड जो होंगे ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको ज्यादातर क्वेश्चन V बाय एफ कंट्रोल से या फिर आपको स्लिप पावर रिकवरी से या इनसे आपको पूछा जाता है मेनली क्वेश्चन JEN में। तो आप ये टॉपिक छोड़ सकते हो, जो तीनों है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को। V बाय एफ कंट्रोल में क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सी चीज क्वांटिटी जो है वो V बाय एफ कंट्रोल में कांस्टेंट रहती है। तो आपको याद रखना है मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। V बाय एफ कंट्रोल मेथड के अंदर जो है मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर आपका चेंज नहीं होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो तो आपके पास में मैक्सिमम टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके अंदर जो है वो T मैक्सिमम जो है मैक्सिमम टॉर्क है वो आपके पास में क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि V बाय एफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के अंदर आपका टॉर्क जो है मैक्सिमम टॉर्क वो हमेशा क्या रहेगा आपके पास में? कांस्टेंट रहेगा। वो मैक्सिमम टॉर्क कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कहां से? V बाय एफ कंट्रोल मेथड से। फिर आपको बोलेगा बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, देखो स्पीड जो होती है 120f/p होती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। आप यहां से बोल सकते हो ना। तो फ्रीक्वेंसी के साथ में स्पीड आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। बट आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पूछा जाता है बस वो मैक्सिमम टॉर्क का पूछा जाता है। तो वो पॉइंट ध्यान रखना, वो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, आप आंसर बताने चाहिए। फिर आपको अगर ऐसा पूछ ले कि बताओ जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो क्या होगी, तो देखो यहां पर मुझे पता है SM जो होता है वो R2/X2 होता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो X क्या होता है? ओमेगा इंटू L होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो X बढ़ेगा तो स्लिप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब स्लिप का आपके पास में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्लिप कम हो जाएगी तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपके पास में स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब जो SM का जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है वो क्या हो जाएगी? वो तो कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ना। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो ये मैं आपको बता चुका हूं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब अपन रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो आपकी स्लिप क्या होती है? बढ़ती है। और स्लिप बढ़ती है तो आपको पता है रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में स्लिप बढ़ती है। कैसे? आपको शायद पता हो, अगर अपन ने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपके पास रोटर स्टार्टिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, ये आ रही थी, थर्ड में ये आ रही थी। देखो धीरे धीरे स्लिप क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, है ना। रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ में स्लिप बढ़ती है तो स्पीड क्या होती है? आपके पास में कम होती है, क्योंकि मैंने बोला था इधर स्लिप बढ़ती है इधर स्पीड बढ़ती है, तो इधर स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो अपन कर चुके हैं और उसमें मैं आपको बता भी चुका हूं कि आपके पास में रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ में क्या होगा? स्लिप बढ़ेगी और स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे स्पीड क्या होगी? कम होगी। आपको बोलेगा मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट रहेगा। आप बोलोगे सर जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो क्या होगी? तो वो बढ़ेगी। देखो जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा वो भी बढ़ेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपन पहली क्लास में देख चुके हैं, तो ये आई थिंक पॉइंट इनमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, कैस्केडिंग वाले में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली कैस्केडिंग में अपन क्या करते हैं, फिर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो कैस्केडिंग में अपन क्या करते हैं कि कैस्केडिंग में दो मोटर को कैस्केडेड में कनेक्ट करते हैं। मतलब कैस्केडिंग नहीं, पहले आपका स्लिप पावर रिकवरी की बात करते हैं ना। स्लिप पावर रिकवरी में एक्चुअली क्या होता है, अपन रोटर के अंदर भी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। रोटर के अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करके अपन ओवरऑल रोटर के वोल्टेज को अपन क्या करते हैं आपके पास में वहां पर चेंज करते हैं। अपन रोटर के वोल्टेज को अपन क्या करते हैं? इंजेक्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव में करके अपन चेंज करते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्लिप पावर रिकवरी में जो रोटर साइड से आप वोल्टेज इंजेक्ट करते हो ना, आपसे पूछता है बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ध्यान रखना वो फ्रीक्वेंसी सेम एज रोटर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वो आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि कैस्केडिंग के अंदर जो है आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम एज आपके पास में क्या होगी? रोटर फ्रीक्वेंसी के आपके पास में क्या होगी? इक्वल रहनी चाहिए। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको स्लिप पावर रिकवरी में से पूछेगा। कैस्केडिंग में हम दो मोटर यूज करते हैं। आपको एग्जाम में बोलेगा कि दो मोटर है तो एक के पोल P1 है दूसरे के पोल P2 है, बताओ कितनी डिफरेंट वेरिएबल स्पीड ला सकते हो।
तो इसका आंसर होगा आपके पास में, एक स्पीड आ जाएगी आपके पास में 120F डिवाइड बाय P1 हो जाएगी, दूसरी वेरिएबल स्पीड हो जाएगी 120F बाय P2, तीसरी हो जाएगी 120F बाय P1 प्लस P2 एंड फोर्थ हो जाएगी 120F डिवाइड बाय P1 माइनस P2। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, बहुत बार आपको पूछा हुआ है ना, कि दो मोटर को कैस्केडेड में कनेक्ट किया हुआ है, दोनों के पोल आपको देगा और पूछेगा बताओ ओवरऑल स्पीड कितनी ला पाएंगे। तो अपन ओवरऑल स्पीड जो है हम 4 वेरिएबल स्पीड ला सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्पीड कंट्रोल के मेथड्स होंगे। तो इन सभी स्पीड कंट्रोल के मेथड में आपको इन पॉइंट पर फोकस करना है, जहां से आपको जेई में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है, एमपीपीबी में आपको यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। बाकी ज्यादा डीप में मत जाना है ना, ज्यादा डीप में जाओगे आपको पता इतना टाइम है नहीं आपके पास में। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं ना, बस इन्हीं पॉइंटों पर फोकस करना। नेक्स्ट, अगर इसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या क्या पूछ सकता है, तो देखो आपको कॉगिंग एंड क्रॉलिंग होता है ना, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग से तो लगभग क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। कॉगिंग और क्रॉलिंग की अगर अपन बात करें तो कॉगिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है। कॉगिंग जो होता है इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम भी लिया था कॉगिंग के बारे में। कॉगिंग क्या होता है कि जो स्टेटर और रोटर के टीथ आपस में मैग्नेटिक लॉकिंग करके लॉक हो जाते हैं, मतलब रोटर रोटेट ही नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं कॉगिंग। तो इसकी डेफिनेशन एक तो याद रखना, कॉगिंग क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ, यहाँ पे ऐसा लिख दो कि आपके पास में दो जो रोटर होंगे ना, मतलब एक स्टेटर और रोटर के जो टीथ होंगे वो आपस में मैग्नेटिक लॉकिंग करके लॉक हो जाएंगे और रोटर रोटेट नहीं हो पाएगा, उसी को कॉगिंग बोलते हैं ना। तो कॉगिंग के लिए आपको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम में पूछेगा बताओ कॉगिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम करते क्या है। तो कॉगिंग को एलिमिनेट करने के लिए अपन स्लॉट्स को मैंने आपको बताया था स्क्यू करते हैं, ठीक है। स्लॉट को अपन क्या करते हैं, स्क्यूइंग करते हैं, स्क्यूइंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लॉट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये सारे कॉगिंग को एलिमिनेट करने के मेथड है ना, नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लॉट should not be equal, तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए। और कॉगिंग क्या होता है, तो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक लॉकिंग, ये याद रखो, शॉर्ट में आपको याद रखना है मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग इसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉगिंग बोलते हैं ना। मैग्नेटिक लॉकिंग को अपन क्या बोलते हैं, कॉगिंग अपन बोल के चलते हैं। तो कॉगिंग क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ। तो ये आपको पॉइंट याद रखने ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें क्रॉलिंग की, तो क्रॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो क्रॉलिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो क्रॉलिंग के अंदर आपको जो पूछा जाएगा वो आपको ये पूछ सकता है क्रॉलिंग किसकी वजह से होता है, तो हार्मोनिक्स की वजह से। कौन से हार्मोनिक, तो स्लॉट हार्मोनिक की वजह से, है ना। तो बिकॉज ऑफ स्लॉट हार्मोनिक की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्लॉट हार्मोनिक की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्लॉट हार्मोनिक्स आपका जो रोटर होगा वो कहां पर रोटेट होगा, ns/7 स्पीड पर रोटेट होगा ना। रोटर कहां पर रोटेट होगा, ns/7 स्पीड पर रोटेट होगा। इसी को अपन बोलते हैं क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्रॉलिंग अपन बोल के चलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए बताओ क्रॉलिंग क्या होता है, तो स्लॉट हार्मोनिक की वजह से आपका रोटर ns/7 स्पीड पर रोटेट होने लग जाता है, उसी इफेक्ट को बोला जाता है क्रॉलिंग इफेक्ट। अब क्रॉलिंग को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो वही है आपका, अपन या तो जो है ना आपके पास में स्क्यूइंग जो है ना क्रॉलिंग में भी हेल्प करता है। क्रॉलिंग को अपन कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो स्लॉट हार्मोनिक को एलिमिनेट कर लें, उसके लिए वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, शॉर्ट पिच यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो अपन आगे जाके देखेंगे कि वाइंडिंग जो होगी, शॉर्ट पिच होगी, फुल पिच होगी, उससे क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे वो भी अपन बात करेंगे ना। आपको एग्जाम में बस पूछेगा क्रॉलिंग होता क्या है, तो क्रॉलिंग क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्लॉट हार्मोनिक की वजह से आपका रोटर ns/7 स्पीड पर रोटेट होने लग जाए, उसको अपन बोलते हैं क्रॉलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको क्रॉलिंग के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखो यहाँ पर मैं क्रॉलिंग और कॉगिंग के ये इफेक्ट जो होता है ना, ध्यान रखना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ज्यादा होता है, स्लिप रिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्लिप रिंग में हम रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाकर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं, और स्टार्टिंग टॉर्क अगर मैंने बढ़ा दिया तो क्रॉलिंग इफेक्ट और कॉगिंग इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये मेन प्रॉब्लम स्लिप रिंग में नहीं है, स्क्वायरल केज में। तो अपन क्योंकि स्क्वायरल केज में हम रोटर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए अपन क्या करते हैं, स्पेशली इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम डीप बार रोटर और डबल केज रोटर यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, डीप बार रोटर एंड डबल केज रोटर। तो डीप बार रोटर एक्चुअली करता है क्या है, या डबल केज रोटर क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है, और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के बाद में क्या करता है, वो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाकर कॉगिंग एंड क्रॉलिंग के इफेक्ट को कम करता है। तो ध्यान रखना, डीप बार और डबल केज रोटर क्यों किया, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। तो देखो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है 3 फेज इंडक्शन मोटर के।
जिन पर आपको फोकस करना है। अब अगर अपन बात करें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, देखो कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं ना। तो देखो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एग्जाम्पल अपन ने कल प्रैक्टिस किए थे, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल अब प्रैक्टिस करते हैं अभी अपन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग इज नॉट ए सुटेबल फॉर मोटर। ठीक है, आपसे बोला इसमें से कौन सी ब्रेकिंग सुटेबल फॉर मोटर नहीं है। तो देखो मैंने आपको अभी बोला ब्रेकिंग के 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, प्लगिंग भी होता है, डायनेमिक ब्रेकिंग भी होता है, रीजनरेटिव भी होता है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर मैकेनिकल ब्रेकिंग मैंने यूज किया ना तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और वो नहीं हो सकती है। मतलब कौन सा नहीं होता है, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ब्रेकिंग। तो इसका मतलब क्या, मैंने आपको बोला कि अगर आपको जो पॉइंट पता है ना, अगर उन पर अगर आपने फोकस कर दिया, तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज उठकर आने वाले हैं और आपको इन्हीं सभी पॉइंट पर ही फोकस करना है। अभी फिलहाल आपके पास टाइम इतना ही है कि आप इन्हीं पॉइंट पर फोकस कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन 18 पर, है ना। 19 में क्या बोल रहा है, आपसे बोला हुआ है स्मॉल 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज ए शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। मतलब आपको बोला हुआ है शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 5 टाइम्स द फुल लोड करंट है, एंड फुल लोड स्लिप जो है आपको दे रखी है। आपसे बोला है इफ द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज टू रिड्यूस द इम्प्रेस्ड वोल्टेज टू 60%, है ना। तो देखो यहां पर जो है अपने पास में ध्यान रखना, स्टेटर रेजिस्टेंस में जो भी अपन ने लिखा था, अगर आपका वोल्टेज वो रिड्यूस करवा देता है ना, ये रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग होता है, तो यहां पर भी एक्स आता है ना। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ये जो वोल्टेज होता है ना, ऐसा ही वोल्टेज होता है, ये आपके पास में आता है एक्स टाइम्स आ जाएगा आपके पास में। एक्स जो होगा वो कितना वोल्टेज आप रिड्यूस कर रहे हो, तो सेम फॉर्मूला स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग के अंदर आएगा। तो देखो यहां से अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में, तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको एक्स दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ फुल लोड टॉर्क कितना होगा। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क मैंने आपको लिखा है, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क का जो रेशियो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड और इंटू स्क्वायर इंटू क्या होगा, एस ऑफ फुल लोड। तो जो भी सारी वैल्यू आपको दे रखी है ना, आपको एक्स दे रखा है 60% से कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड दे रखा है कितना आपके पास है 5 टाइम्स से, तो 5 का स्क्वायर कर दो, और स्लिप कितनी है 5% यानी 0.05 कर दो, है ना। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.36 इंटू क्या होगा 25 इंटू क्या होगा 0.05। इसको सॉल्व करने में आपका आंसर आ जाएगा ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां से आपके पास में, और इसको परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको आंसर 100% के अंदर पूछा हुआ है। तो इसको 5% रहने दो, तो आपका आंसर डायरेक्टली परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, ये कितना आएगा 125, ये आएगा 25 इंटू 5 कितना होगा 125 को 0.36 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो, 125 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो यहां से कितना आएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में। अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये वैल्यू आ रही होगी आपके पास में 0, ये आएगा 3, यहां से आएगा 5, और यहां से कितना आएगा 7 इंटू 5, और यहां से आ जाएगा आपके पास में 7, और ये आएगा 3, तो यहां से आएगा 0 0 5 4 45, यानी कि 0.00 45%। देखो ऑप्शन बी आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी आ जाएगा। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब एग्जाम में वो स्टेटर रेजिस्टेंस की जगह वो ये कर देगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और बोल देगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में परसेंटेज रेशियो इतना है, तो लैंग्वेज में चेंज करेगा। अगर इसकी जगह वो चाहेगा तो वो स्टार डेल्टा कर देगा, तो स्टार डेल्टा में फिर वो एक्स नहीं देगा आपको, ये नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, या 1/3 कर देना। ये डिफरेंट लैंग्वेज में इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मैक्सिमम टॉर्क किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टी मैक्स वो होता है आपके पास में 3 इंटू 60 2 पाई एन एस और इंटू क्या होगा E2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2x2। अगर आप देखोगे मैक्सिमम टॉर्क किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली रिएक्टेंस के, ना देख सकते हो रिएक्टेंस के, ना रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर क्या होगा आपके पास में, रोटर रिएक्टेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। देखो स्टेटर वोल्टेज के नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ऑफ द रोटर के नहीं है, सिंक्रोनस स्पीड है तो रोटर की स्पीड नहीं है। डिक्रीजिंग द स्लिप, स्लिप तो है ही नहीं, यहाँ पर कुछ बात ही नहीं होती इसके अंदर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मतलब मैंने आपको बोला जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई है,
अगर आप उनको अप्लाई करोगे ना यहाँ पर तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। क्लियर? तो आपको मेनली क्या करना है, ये चीजें सारी अप्लाई करनी है आपको एग्जाम के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं इसके बाद में, वो है क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, फॉर ऑब्टेनिंग वेरी क्विक ब्रेकिंग फॉर ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ड्यूरिंग रनिंग। मैंने आपको बोला था क्विक ब्रेकिंग करना है, आप घर पर काम करते हो, मैंने आपको बोला था किसी 2 फेज को इंटरचेंज कर दो, प्लगिंग कर लो, है ना। प्लगिंग के अंदर जो है क्विक ब्रेकिंग होता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि वहां पर स्पीड रिवर्सल की प्रॉब्लम आती है। तो यहां पर क्या होगा, देख लो आपके पास ऑप्शन में दे रखा होगा, इंटरचेंजिंग एनी 2 टर्मिनल ऑफ द स्टेटर, है ना, रोटर के नहीं। तो आपके पास में ऑप्शन ए क्या बोला, लार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नहीं, लार्ज एक्सटर्नल में ब्रेकिंग नहीं होगा जल्दी से। लार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये भी नहीं होगा। सी क्या बोला, इंटरचेंजिंग एनी 2 टर्मिनल ऑफ स्टेटर, एकदम सही बात है, स्टेटर के सप्लाई के अपन 2 टर्मिनल चेंज कर लेंगे, उससे क्या होगा, आपका क्विक ब्रेकिंग हो जाएगा। तो 21 जो है आंसर आएगा आपके पास में ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। तो ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला हुआ है, इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर कंडक्टर्स आर। तो देखो मैंने क्या बोला था कि आपके पास में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो रोटर के कंडक्टर्स होते हैं, वहां पर बार्स होती है, वो एक्चुअली शॉर्ट सर्किटेड रहती है विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग ऑफ सेम मटेरियल। ये मैंने आपको बोला था, देखो शायद वही दे रखा होगा आपके पास में। तो आपको क्या बोला हुआ, ओपन सर्किट नहीं होता है, शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग, एकदम सही बात है। तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्वायरल केज रोटर के अंदर जो है अपन क्या काम करते हैं, आपके रोटर को अपन क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग। तो करेक्ट आंसर है। तो आपके पास में जो 22 होगा उसका आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है, इन एन इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्टेनलेस स्टील रोटर रिएक्टेंस देन मैक्सिमम टॉर्क। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास में इंडक्शन मोटर में अगर आपका रोटर रेजिस्टेंस जो होता है, अगर रोटर रिएक्टेंस के इक्वल होता है स्टार्टिंग के अंदर, तो आपके पास में मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, वो होता है 3 × 60 डिवाइड बाय 2 पाई NS, और वो क्या होगा, E2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2x2 होगा। अब आपसे क्या बोला हुआ है, अगर अपन बात करें कहां पर, रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू स्टेनलेस स्टील रोटर रिएक्टेंस देन द मैक्सिमम टॉर्क, क्या बोला, लेस देन द स्टार्टिंग टॉर्क, इक्वल टू द स्टार्टिंग टॉर्क, मोर देन द स्टार्टिंग टॉर्क। और आपके पास में क्या होगा, देखो आपके पास में जब रोटर रेजिस्टेंस अगर रोटर रिएक्टेंस के इक्वल होता है तो अपन ने क्या बोला, आपकी इंडक्शन मोटर अपने मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट होती है। जो कर्व भी अपन ने बनाया था टॉर्क स्लिप कर्व, देखो यहाँ पर जब आपके पास में इंडक्शन मोटर अपने, ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन जब वो मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग टॉर्क और उसका मैक्सिमम टॉर्क दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो वही बात कर रहा है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो वही आपके पास में इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क होगा। तो आपका सेम रहेगा, इक्वल टू स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला हुआ है 24 के अंदर, तो आपको बोल रहा है इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू इज 0 विद रेस्पेक्ट टू। तो ध्यान रखना, जो रोटर फ्लक्स है ना, रोटर मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम स्पीड से जाते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपके पास में क्या रहेगी, 0 रहेगी, रोटर के रेस्पेक्ट में नहीं, रोटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर आपके पास में रोटर के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, रोटर के फ्लक्स के रेस्पेक्ट में होगा, है ना। तो आपका जो है इंडक्शन रिलेटिव स्पीड, जो स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच की जो स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड, वो 0 रहती है, दोनों सेम स्पीड पर जाते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द रिवर्सिंग द सप्लाई ऑफ एनी 2 फेज, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लगिंग। अरे तो मैंने आपको बोला ना कि अगर अपन किसी भी 2 फेज को रिवर्स कर देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, प्लगिंग बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा, कोल्ड प्लगिंग, ऑप्शन बी। पोल चेंजिंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, प्लगिंग अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी एकदम सही करेक्ट आंसर है ब्रेकिंग का। तो देखो ब्रेकिंग के क्वेश्चन कोई अलग अलग लैंग्वेज में पूछा हुआ है आपको, ना अलग अलग लैंग्वेज में ब्रेकिंग के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मैं बोल रहा हूँ इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे ना, इजीली आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं। अब आपसे क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ स्क्यूइंग इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखो स्क्यूइंग का मैंने बोला कोगिंग में हेल्प करता है, क्रोलिंग में हेल्प करता है। अब देखते हैं कौन कौन से बोल रखा है। तो आपसे बोल रखा है इट प्रिवेंट द कोगिंग, सही बात है, बी ऑप्शन सही है। इट प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, नेक्स्ट बोला इट इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। तो मैंने बोला क्रोलिंग और कोगिंग की वजह से क्या होगा, आपके पास में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट
प्रोवाइड द, आपके पास में यूनिफॉर्म टॉर्क, और नेक्स्ट बोला रिड्यूस द हम ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जो मैग्नेटिक हम्स होता है उसको भी आपके पास रिड्यूस करता है, बट मोर यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोवाइड नहीं कराता है ना। मोर यूनिफॉर्म टॉर्क से कोई फर्क नहीं होता है, ये कोई एडवांटेज नहीं है, वैलिड एडवांटेज। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये वैलिड कौन सा बोला, कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है, तो ये आपके पास में कोई एडवांटेज नहीं, यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं मिलता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और कुछ नहीं वहां से ना। तो आपके पास में आएगा 26 का आंसर आएगा आपके पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट 27 क्या बोला हुआ है, इन ए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ स्लिप विद रेस्पेक्ट टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉरवर्ड स्लिप जो होती है वो एस होती है, और बैकवर्ड स्लिप जो होती है वो 2 माइनस एस होती है। बस ये होता है आपके पास में फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का रिलेशन। तो देखो यहाँ पर बैकवर्ड स्लिप जो है वो 2 माइनस एस होती है, और फॉरवर्ड स्लिप जो है वो एस होती है। तो देखो फॉरवर्ड स्लिप एस है, बैकवर्ड स्लिप 2 माइनस एस है, यानी क्या आंसर होगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, ध्यान रखना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड स्लिप जो है वो एस रहती है, बैकवर्ड स्लिप 2 माइनस एस रहती है। तो 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इन ए सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग इंडक्शन मोटर एनएस सिंक्रोनस स्पीड है, द व्हाट विल बी द रोटर स्लिप विद रेस्पेक्ट टू बैकवर्ड फील्ड में बात करें ना। बैकवर्ड फील्ड में देखो फॉरवर्ड फील्ड में जो स्लिप आती है वो एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाय एनएस होती है, लेकिन बैकवर्ड स्लिप ये नहीं होती, बैकवर्ड स्लिप होती है एनएस प्लस एनआर डिवाइड बाय एनएस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटर की स्पीड अपोजिट हो जाती है। तो बस यही बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रोटर स्लिप विद रेस्पेक्ट टू बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो बैकवर्ड फील्ड के रेस्पेक्ट में प्लस वाला आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। तो ये फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड फील्ड, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। आपको सारी चीजें फॉरवर्ड फील्ड के बारे में, बैकवर्ड फील्ड के बारे में ये सब कुछ पता होगा, है ना। नहीं तो आपको याद रखना है सारे फॉर्मूले। तो चलिए ये देखो ये सारे एग्जांपल्स थे, तो इस टाइप के एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपको बोला जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, आपको मेनली उन पॉइंट पर फोकस करना है, उन पॉइंट को रिवाइज करके जाना है एटलीस्ट एग्जाम के अंदर। और बाकी अगर इनमें से किसी पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलने वाले हैं, तो उन क्लास में आप मुझसे डाउट जो भी होगा, जितने भी डाउट्स होंगे आप आने वाली क्लासेस के अंदर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वहां पर अपन प्रैक्टिस करेंगे सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन या ट्रांसफॉर्मर। पहले अपन ट्रांसफॉर्मर कर लेंगे, उसके बाद में सिंक्रोनस मोटर करेंगे ना। तो इसके बाद में अपन प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।